जब समाज ने, जब सरकार ने, जब व्यवस्था ने स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल बच्चे, स्पेशल इंसान की वर्डिंग की, तो यह इस शब्द का इजाद किया। आपके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, और मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं खुद ही नहीं देख सकता। इससे ज़्यादा और क्या किसी को प्रमाण चाहिए कि दिव्यांग क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जी, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक महोदय एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री जीतू पटवारी जी से पहली बार किसी भी हमारे दिव्यांग परिवार के भाई से के साथ अपना साक्षात्कार कर रहा हूँ। मेरे जीवन का पहला अनुभव है। हमारे गजेंद्र जी ने मुझे उनके इंटरव्यू पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज तक कभी किसी प्रकार की कोई ऐसा बिना एलिगेशन से इस यात्रा को यहाँ तक लाना और ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाना, पार्टी की विचारधारा को जीना और पार्टी के लिए 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे काम करना, ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। तो दिव्यांग होता है वो प्रकृति का या ईश्वर का जो एक तरह से उसमें अंश होता है, और उसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उसके लिए काम भी करना चाहिए। अब 600 रुपये अगर हम हमारे मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को पेंशन के रूप में देते हैं, जिन्हें एक तरह से हम अपने आप के साथ पाप करते हैं, उसमें किसी पार्टी का दोष कम और हमारी व्यवस्था का दोष ज़्यादा है। अभी जो 600 रुपये दिए जाते हैं, ये एक तरह से नाकाफ़ी नहीं है, एक तरह से अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ मैंने कई बार पत्र लिखे, कई बार बातें की, कई बार बयान दिए। मैं फिर से आज दोहराना चाहता हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति को जीने का मिनिमम मूल्यांकन करके दिव्यांग को हम सरकारी सहायता दें। हमारी एक दृष्टि से दिव्यांग भाई साथी है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया है, और ये सागर बुंदेलखंड के अपने मध्य प्रदेश के वासी है। मैं मानता हूं कि अगर ये एक ऐसा हॉस्टल बनाना चाहते हैं जिसमें दिव्यांग परिवार के लोगों को रखकर उनकी सहायता हो एजुकेशन में या रोजगार में, तो हम सबका दायित्व है उसमें सहायता करें। मैं जब भी काम आप चालू करोगे तो हमारे जितने जनप्रतिनिधि उस बुंदेलखंड संभाग में, उनसे मैं स्पेशल आपके काम के लिए सहायता। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का निवासी, दृष्टिबाधित दिव्यांग। मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके जीवन के बारे में जानता हूं और उनकी दिव्यांग के प्रति क्या संवेदनाएं हैं, क्या विचारधाराएं हैं और शासन की दिव्यांगों के प्रति क्या योजनाएं चल रही हैं, उस संबंध में उनसे चर्चा करते हैं। आइए आज मिलते हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक महोदय एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री जीतू पटवारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है दिव्यांग जन के साथ। तो वो भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पहली बार किसी भी हमारे दिव्यांग परिवार के भाई से के साथ अपना साक्षात्कार कर रहा हूँ। मेरे जीवन का पहला अनुभव है। मैं इसके लिए आपने जो मुझे पहल की, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और ये पूरे प्रदेश को, देश को बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग जो भाई बहन हमारे अपने हर फील्ड में जहाँ वो काम करते हैं, उनके पास भी वो क्षमताएं हैं जो क्षमताएं एक सामान्य शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति में होती है। हमारे गजेंद्र जी ने मुझे उनके इंटरव्यू पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना बड़ापन है जो आप इतना दिव्यांगों को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं। पहले तो हम आपके जीवन के बारे में ही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ रहा, शिक्षा दीक्षा कहाँ रही, राजनीति में प्रवेश कैसे रहा और इससे जिम्मेदार राज्य के कैसे पद तक पहुँचे हैं आपकी जर्नी। ये स्वाभाविक है, जीवन एक निरंतर चलती हुई यात्रा है। जैसे स्कूल के बाद कॉलेज का पदार्पण हुआ, तभी मैं राजनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन को जीने के प्रयास में ईश्वर ने प्रारंभ तय कर रखा था। लगातार वो चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे जनपद के इलेक्शन हो, चाहे संगठन के जिले स्तर के पद हो, वहाँ से लेके आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक की जो जर्नी हुई, वो एक तरह से प्रारब्ध था। और मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये जो रास्ता दिया, इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज तक कभी किसी प्रकार की कोई ऐसा बिना एलिगेशन से इस यात्रा को यहाँ तक लाना और ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाना, पार्टी की विचारधारा को जीना और पार्टी के लिए 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे काम करना, ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। अगला लक्ष्य है कि हमारा 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों के लिए हम अपने आप को समर्पित करें
और पूरा जीवन मध्य प्रदेश के नाम उन परिवार के जिनकी आवश्यकता होती है जनप्रतिनिधि की एक सार्वजनिक जीवन में समाज के प्रति अपने दायित्वों की वो निभाने का मैं प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिता आज भी खेती पर अपना जीवन निर्भर है उनका, और हम सब परिवार के लोग संयुक्त रूप से जीवन जीते हैं। मेरे अपनी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, हम सब साथ रहते हैं और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा में उनका बहुत ही योगदान और सहयोग रहता है। तभी मैं पार्टी के प्रति और मध्य प्रदेश के वासियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर पाता। तो आपके बिल्कुल श्रेष्ठतम विचार हैं कि आपने सबसे अधिक महत्व दिया है माता पिता का आशीर्वाद, जिसके बिना तो कुछ भी करना संभव नहीं होता है। सर, आपकी जर्नी बहुत लंबी रही हो और आप इतनी बड़ी जिम्मेदार पद पर हैं मध्य प्रदेश के, तो इस पूरी जर्नी के बीच में आपके समक्ष दिव्यांगजन आए होंगे, जैसे मैं आया हूँ आपके, तो आपके उनको देखकर क्या विचारधारा रही हैं? आपको क्या लगता है कि वो दिव्यांग की किस प्रकार से समाज के अभिन्न अंग बन सकते हैं? जब समाज ने, जब सरकार ने, जब व्यवस्था ने स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल बच्चे, स्पेशल इंसान की वर्डिंग की, तो यह इस शब्द का इजाद किया, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको के प्रति एक तरह से ये मैं समझता हूँ कि समाज की और सरकार का जो दायित्व होता है वो उनको स्पेशल इसलिए मानता है कि हमारी उनके प्रति ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता है, सरकार का ज़्यादा समर्पण का आवश्यकता है, व्यवस्था का ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता है। तो जो दिव्यांग भाई बहन मेरे पास आते हैं वो चाहे अलग अलग प्रकार हो, बट नेचुरली स्वाभाविक है ही मेरी करुणा, मेरे काम के लिए अपना जो मेरा उत्तरदायित्व है वो, और सरकार के उत्तरदायित्व को साथ लेकर उनको प्रति प्रेम बहुत अत्यधिक आता है। और मैं समझता हूँ कि उस प्रेम की भावना पे जब मैं उनसे मिलकर प्रदर्शित करता हूँ तो बहुत सुखद अनुभव होता है। और ये मैं मध्य प्रदेश वासियों से, देशवासियों से, आदरणीय सरकार के जनप्रतिनिधियों से, सरकार पर जिम्मेवार पदों पे बैठे हुए हमारे परिवारजनों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो दिव्यांग होता है वो प्रकृति का या ईश्वर का जो एक तरह से उसमें अंश होता है, और उसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उसके लिए काम भी करना चाहिए, और इसको राजनीतिक विचार से बाहर रखना चाहिए। ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचार में जब हम लाते हैं तो स्वाभाविक है कि अपने आप में हम एक क्राइम करते हैं, क्योंकि ये जो परिवार के लोग हैं ये राजनीतिक विचार में उनके लिए हम कुछ कर दें और फिर उसका श्रेय लें, या उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है और किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा दें, तो ये समझते हैं कि हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या अपने आप को प्रोत्साहन एक तरह से आत्ममुद्ध कर रहे हैं। तो मैं इस विचार में कि जब हमारे अपने परिवार के, दिव्यांग परिवार के साथी, बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी आए, उनके लिए सबको सामूहिक प्रयास के साथ काम करना चाहिए। ये समाज का और यही सरकार का और यही सच्चे एक अच्छे जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, और हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। बिल्कुल, आपका जैसे मैंने सुना भी हो और जाना भी है, सब कोई दो राय नहीं है कि आप समाज के ऐसे अंग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष को ही नहीं, ऐसे भी क्षेत्र को आपने अपनाया जो बोर्ड बैंकिंग होती है, राजनीति से बिल्कुल परे होकर, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी छवि आज तक कोई धूमिल नहीं हुई है, और आप प्रारंभिक से इतने बड़े ओहदे तक पहुँचे लोग। जैसे 1995 दिव्यांग अधिनियम था और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई 2004 के बाद, उसको सबमिट होके भारत देश में RPWD एक्ट 2016 बनाना और 7 दिव्यांगों से बढ़ाकर 21 प्रकार के दिव्यांगताओं को करना अनुशंसित किया गया, जो कि 2016 में जाके बन पाया RPWD एक्ट 2016, और 21 प्रकार के दिव्यांग हुए। तो इस पूरी जर्नी में आपकी जो रही बचपन से अभी तक वर्तमान तक, तो इन सारे नियमों के आधार पे आपको क्या लगता है शासन की जो योजनाएं बनी है दिव्यांगों के की वह संपूर्ण है या कुछ अभी कमी है, और क्या उसमें सुधार? 100% कमी है। जब हम शासन और सरकार बनाने के लिए योजनाएं या घोषणा पत्र या वचन पत्र बनाते हैं तो स्वाभाविक है वोट कैसे मिले इस पे राजनीतिक दलों का फोकस होता है।
पर जब दिव्यांग परिवार के साथियों को ये वोट बैंक की दृष्टि से इसको किसी भी प्रकार से नहीं देखना चाहिए। हर सरकार का ये दायित्व होता है, हर विचार का ये दायित्व होता है कि सरकार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको है। नेचुरल एक परिवार है, परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं उनको एक परिवार के बच्चों की और परिवार के बेटे बेटियों की बहुओं की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अगर दिव्यांग हमारे परिवार में कोई है तो फिर उसको व्यवस्था की उस परिवार में जो भी जिसके पास शारीरिक क्षमता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी सरकार अब 600 रुपये अगर हम हमारे मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को पेंशन के रूप में देते हैं, जिन्हें एक तरह से हम अपने आप के साथ पाप करते हैं, उसमें किसी पार्टी का दोष कम और हमारी व्यवस्था का दोष ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि तब परिवार के लिए कम से कम आज जीवन यापन के लिए इतनी महंगाई के दौर में क्या आज की नीड है, आवश्यकता है, वो परिवार उस व्यक्ति के साथ हमें न्याय करना चाहिए कि तो उसकी संख्या आज 600 रुपये है, मैं उसका कह दूँ उसके 3000 भी होने चाहिए, 5000 भी होने चाहिए, पर स्वाभाविक है कि पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। ये क्या है, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कितनी आवश्यकता होती है उतना उसको पारितोषिक मिलना चाहिए और ये हमारी नीड है। एक मुश्त ऐसे परिवार के लिए शासन, सरकार, व्यवस्था योजना बनाए कि हम उसको सहयोग करें तो उसका जीवन यापन अपने आप भी वो करे। बैठे बैठे कोई शॉप लगा ले, बैठे बैठे कोई बिजनेस कर ले, आजकल ऑनलाइन बिजनेस होते हैं वो कर ले। इसके लिए शासन को योजना बनानी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को ये मैं समझता हूँ कि मैं सकारात्मक दृष्टि से कह रहा हूँ कि सोचना चाहिए। अभी जो 600 रुपये दिए जाते हैं ये एक तरह से नाकाफ़ी नहीं है, एक तरह से अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ मैंने कई बार पत्र लिखे, कई बार बातें की, कई बार बयान दिए। मैं फिर से आज दोहराना चाहता हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति को जीने का मिनिमम मूल्यांकन करके दिव्यांग को हम सरकारी सहायता दें, वो करना चाहिए। और जब तक ये आप पूरी कार्य योजना नहीं बनाते तब तक 3000 रुपये हमारे परिवार के साथियों को मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। एक नौकरी में जो हमने आरक्षण दिया है दिव्यांग परिवारों के लिए, मैं समझता हूँ कि कितने बच्चे नौकरी पे लग पाते हैं। इसके लिए एक योजना जो शासन को स्वरोजगार की मिले, उसमें 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का कैसे हम सहायता उस व्यक्ति को करें एक अच्छे छोटे बिजनेस के लिए इसमें 10-15 हज़ार रुपये उसकी इनकम जनरेट हो। इसके लिए भी प्रशासन ने अलग अलग स्कीम के प्रयास करना चाहिए। जी, जैसे कि अभी शासन की योजनाएं हैं दिव्यांगों के प्रति बनी हुई हैं, तो आपने आकलन किया होगा उस चीज़ों का, बिल्डिंग्स एक्सेसिबल है कि नहीं। जैसे आपने अभी चर्चा की जो अभी शासन की सेवा में नहीं है और बेरोजगारों को बड़ा कष्ट होता है इस चीज़ में कि 100% होता है, ये 100% होता है। इस रंग की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। कोई दृष्टि से होता है, कोई सुनने की क्षमता से होता है, कोई पैरों की या शरीर की दूसरी आकृतियों से होता है, कई को पोलियो हो जाता है, कई का पूरा शरीर बैंड हो जाता है। तो कई प्रकार के दिव्यांगों की अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होती है। तो नेचुरल स्वाभाविक है कि जो दृष्टि से दिव्यांग है वो दूसरे काम कर सकता है, तो ऐसे काम में उसको क्या सहायता कर सकती है सरकार, उसके लिए प्रकार बनानी चाहिए या योजनाएं बनानी चाहिए। या जो शरीर से पूरा बैंड है वो बैठे बैठे काम कर सकता है, जो एक तरह से जो सुन नहीं सकता उसके लिए सरकार क्या काम कर सकती है, योजना बना सकती है। तो इस तरह के कई तरह का एक रिसर्च की आवश्यकता है और उस रिसर्च के साथ सरकार को योजना बनाने की आवश्यकता है। हाँ जी, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, आपके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, और मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं खुद ही नहीं देख सकता। जैसे ज़्यादा और क्या किसी को प्रमाण चाहिए कि दिव्यांग क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। जी, जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों को दिखा रहे हैं। जी, तो जैसे अभी शासन की जो योजनाएं हैं दिव्यांग की, अभी मैंने जैसे कई जगह पे पाया है कि सीधे तौर पर इनको मिल नहीं पा रही है। परिवहन विभाग में भी जैसे बसों में आधे किराए की दर होती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। मैंने ये कहा गजेंद्र जी, एक रिसर्च की आवश्यकता है। जब हम सहायता करना चाहते हैं पहले तो हमारा दायित्व है, तो दिव्यांगों पे एहसान नहीं है ये। अरे ये व्यवस्था की बात है, पार्टी की बात नहीं है, विचार की बात नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है जी। कि आप दिव्यांग को अगर कोई प्रकृति की मार पड़ी है या परिस्थितियों की मार पड़ी है तो फिर शासन होता है किसके लिए, सरकार किसके लिए होता, परिवार किसके लिए होता है जी। तो परिवार का भी दायित्व यही है कि उसका हम स्पेशल ध्यान दें, सरकार का और व्यवस्था का भी ध्यान। तो इसमें केवल किराया माफ़ करना या उनको 3000 रुपये दे देना या रोजगार की व्यवस्था के लिए
एक मुश्त सहायता कर देना। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसके लिए अष्टोन्नत इलाज कैसे हो सकता है, फ्री इलाज कैसे हो सकता है और उसका फ्री एजुकेशन कैसे हो सकता है, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में उनको कैसे हम कंपलसरी करें कि उनको रोजगार मिले, ऐसे कई विचार आ सकते हैं। ये एक रिसर्च का पार्ट। धन्यवाद, मेरे से आपने बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बात की शासकीय योजनाएं और मैं भी एक संस्थागत रूप से हमरा ही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए कार्य कर रहा हूँ, जागरूक चीज़ें कर रहा हूँ, ये जो आपके साथ बना रहा हूँ। तो आगामी दिनों में सागर जिले में निःशुल्क दिव्यांगजन के लिए छात्रावास खोलने जा रहा हूँ। तो आपके माध्यम से और आप कोई आग्रह करना चाहेंगे? हमारी एक दृष्टि से दिव्यांग भाई साथी है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया है और ये सागर बुंदेलखंड के अपने मध्य प्रदेश के वासी है। मैं मानता हूँ कि अगर ये एक ऐसा हॉस्टल बनाना चाहते हैं जिसमें दिव्यांग परिवार के लोगों को रखकर उनकी सहायता हो एजुकेशन में या रोजगार में, तो हम सबका दायित्व है उसमें सहायता करें। मैं गजेंद्र, जब भी काम आप चालू करोगे तो हमारे जितने जनप्रतिनिधि उस बुंदेलखंड संभाग में उनसे मैं स्पेशल आपके काम के लिए सहायता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ में जुड़ने के लिए। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।